हमारे साथ जो प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो प्रधान है वे जुड़ने जा रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। बिल्कुल हमने ज्ञापन दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के गार्जियन हैं और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो संकट में आ गया है और परीक्षा को लेकर आ गया। हमने उनको शिक्षा दी हुई है लेकिन परीक्षा लेने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है और शिक्षा का अधिकार बच्चे के पास है जो सरकार ने दिया हुआ है। अब बिना परीक्षा के शिक्षा का तो अधिकार ही अधूरा है कि उसने शिक्षा तो ले ली, अब परीक्षा ले नहीं रहे, तो ये कैसा शिक्षा का अधिकार है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये कहने आए हैं कि जब हमने शिक्षा दे रखी है तो आप इनकी परीक्षा भी ले, तभी तो ये अगली क्लासेस में जो है प्रमोट होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। इनको परीक्षा से वंचित ना करें, इनको संपूर्ण जो है शिक्षा का अधिकार वो आप प्रदान करें और रेगुलर परीक्षाएं इनकी लें, जिससे इनको वंचित किया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से वो लेटर जारी किया जाए जिससे हजारों स्कूलों को राहत मिल सके। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, तो वह ज्ञापन आपने यहाँ पर किसको दिया है? वो ज्ञापन हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनके बिहाफ पर, मुख्यमंत्री के बिहाफ पर उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के अंदर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे और आपकी बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमें इस पर इंसाफ देंगे। और हमारी एकमात्र सिर्फ सिंगल मांग है कि हमारे हज़ारों जो अस्थायी मान्यता प्राप्त, परमिशन प्राप्त, जिनको हर वर्ष 1 वर्ष की एक्सटेंशन मिलती थी, एक्सटेंशन देकर उनके बच्चों की रेगुलर परीक्षा ली जाए और उसके उपरांत इसका परमानेंट समाधान निकाला जाए, नियमों को व्यवहारिक बनाकर और सरलीकरण करके। पहले भी समय दिया गया था इस प्रकार से सरकारों द्वारा, क्या लगता है आपको? देखिए, हम आज कह रहे हैं कि हमें अब और समय इसके बाद नहीं चाहिए, हमें परमानेंट समाधान चाहिए। लेकिन अगर आप नियमों को व्यवहारिक बनाएंगे नहीं तो फिर तो हम हर साल ऐसे ही खड़े होंगे ना, हमें साल दे दीजिए, साल दे दीजिए। अगर आप नियमों को व्यवहारिक कर देंगे, जो हमारी मांग है, जिसको हम पूरा कर सकते हैं, जिसको हम पूरा ही नहीं कर सकते, हमारे पास भूमि की ऐसी शर्तें लगाई जा रही, भूमि हम प्लास्टिक की तरह बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे आसपास भवन बने हुए हैं तो उन भवनों को हम कैसे खरीद सकते हैं? कोई हम सरकार नहीं है कि उनको हम एक्वायर कर लें। और अगर हम लेना भी चाहते हैं, कोई देना भी चाहता है, तो वो इतना मूल्य मांगता है कि जो हमारी औकात नहीं, क्योंकि हम कम फीस वाले बजट स्कूल हैं जो 500 से 1000 रुपये फीस लेकर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, अगर साथ में करोड़ों की जगह हम कैसे लेंगे? इसलिए भूमि के नियमों को व्यवहारिक बनाने की हम मांग कर रहे हैं और हमारे पास इसका फार्मूला है कि कैसे इस सारी समस्या का परमानेंट समाधान निकल सकता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाते हैं तो इसका समाधान निकलना बिल्कुल ही निश्चित है। तो अगर स्कूल की बात की जाए, अगर ग्राउंड की बात की जाए या रूम्स की बात की जाए, तो सभी बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अगर उनका थोड़ा सा मनोरंजन भी है, वो खेल कूद भी करते हैं, पीटी का पीरियड भी होता है, तो ग्राउंड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ग्राउंड वगैरह भी स्कूल में है? देखिए, ग्राउंड के जो है नियम सरकार ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में भी नहीं है कि नियरेस्ट ग्राउंड का हम प्रावधान करते हैं और वो नियम बना हुआ है। तो ग्राउंड की शर्त इसके आड़े में नहीं है, इसमें आड़े है सिर्फ स्कूल की भूमि की और थोड़ा बहुत कुछ भवन की शर्तें। लेकिन जो अधिक शर्त है वो भूमि की शर्त जो है इसमें आड़े आ रही है। अगर उसमें सरकार रियायत दे देती है तो बाकी शर्तें जो है स्कूल पूरी करने वाली। हमारी कई बार अधिकारियों से बात होगी, लेकिन अधिकारियों ने ये निर्णय नहीं लेने होते, ये निर्णय सरकार के हैं। इसीलिए तो सरकार का गठन किया जाता है। सरकारी नुमाइंदों का गठन किस लिए होता है? कि जो लोगों की परेशानी है उसको दूर करने के लिए नियम बनाए। तो नियम बनाने का अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, उनकी कैबिनेट के पास है, विधानसभा के पास है, वो अधिकारियों के पास नहीं होता। तो इसीलिए हम ये मांग करने आए हैं और सभी विधायकों से भी हम मांग करते हैं कि अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, वो इन बच्चों के लिए और बजट स्कूलों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि व्यवहारिक नियम जो है सरकार से बनवाए जा सके। तो ये भूमि की जो सीमा है ये कितनी होनी चाहिए, कितनी जो नियम है वो क्या है भूमि की? देखिए, इन्होंने जो भूमि के 2003 के बाद एक नियम बनाए, हमने कहा कोई भी नियम जो हो वो प्रोस्पेक्टिव हो, यदि जब नियम बनता है उसके बाद के स्कूलों पर वो लागू हो। लेकिन उससे पहले जिन भूमियों पर आपने अस्थायी मान्यता दे रखी थी उसी भूमि पर उनको स्थायी कर दिया जाए। भाई, आपने ही तो पहले अस्थायी मान्यता दे रखी है, आपने ही परमिशन दे रखी है, तो जितने में अस्थायी दे रखी थी वो हमने अपने आप तो पत्र उसके जारी नहीं किए। सर, भूमि की सीमा कितनी है? भूमि कितनी मांग रहे हैं? देखो, वो भूमि अभी मांग रहे हैं, प्राइमरी में मांग रहे हैं 360 गज, मिडल में मांग रहे हैं 600 गज।
इस प्रकार हाई में और सीनियर सेकेंडरी में, हाई में जो है 1200 स्क्वायर मीटर जी मांगी जा रही है और 1500 स्क्वायर मीटर सीनियर सेकेंडरी में मांगी जा रही है, जबकि इनको स्थायी मान्यता जो है पहले बहुत कम भूमि पर दी हुई है। हम तो कह रहे हैं जितने में आपने अस्थाई टेम्परेरी दी थी, अब मान लो एक कर्मचारी को अस्थाई नौकरी लगवा दिया जाता है, तो जब उसको परमानेंट किया जाए, अस्थाई के वक्त भी तो कुछ शर्तें आपकी रही होंगी ना, तो उसी पे अगर वो अपने आप को परमानेंट मांगे, अगर वो 10 साल वहाँ पर अस्थाई काम कर सकता है तो क्या वो गलत काम कर रहा था? जब वो परमानेंट करेगा तो क्या अलग तरीके से काम करेगा? व्यक्ति तो वही रहेगा ना जो अस्थाई था। तो हम कह रहे हैं जो अस्थाई है उनको स्थायी कर दीजिए, आप सॉल्व हो जाएगी। आपने ही तो दे रखी है ना उनको अस्थाई। जो इन्होंने भूमि की सीमा रखी है कि इतनी होनी चाहिए, तो हो सकता है कि जब पहले थी तो उस समय बच्चों की संख्या कम होगी, अब संख्या बढ़ गई। देखिए जितना उसके पास भवन होगा उस पर बच्चों की संख्या फिक्स की जा सकती है, लेकिन भूमि को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और सरकारी स्कूल भी इतनी भूमि पे चल रहे हैं, और मैंने कल भी आपको दिखाया था कि 200 स्कूल तो 202 स्कूलों का आंकड़ा मैंने दिया था जो सरकारी स्कूल, उनके भी नियम पूरे नहीं है। तो फिर गाज सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पे ही क्यों? क्या प्राइवेट स्कूल यहाँ के वोटर नहीं हैं, यहाँ के नागरिक नहीं हैं? ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं ना। इन पे नियम तो एक समान ही लागू होना चाहिए। जो सरकारी स्कूलों पे नियम लागू हो रहा है वही हमारे पे भी होना चाहिए। अब सरकारी स्कूलों पे आप देखें तो उनके पास हो सकता है बिल्डिंग सेफ्टी के सर्टिफिकेट भी ना हो, हमारे पास बिल्डिंग सेफ्टी भी है, हमारे पास फायर सेफ्टी भी है। हम बाकी सभी नियमों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन भूमि पे हम बिल्कुल स्पष्ट आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि 2003 और 7 से पूर्व के स्कूल, क्योंकि 7 में संशोधित नियम आए थे, 7 से पहले के स्कूलों को अगर भूमि की इतनी कड़ी शर्तें आप रखेंगे तो वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उनको राहत तो देनी ही होगी, तभी वो मान्यता ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहना होता है कि प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, या उनकी पढ़ाई को लेकर हो या फिर उनकी ड्रेस को लेकर हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम खर्चा आता है, तो इस बारे क्या कहेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में 6,000 से 8,000 रुपये प्रति माह खर्च आता है, और वो भी हमारे टैक्स का ही खर्चा है। वहाँ पब्लिक इनडायरेक्ट देती है गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स, यहाँ पर पब्लिक अपनी जेब से निकाल के देती है। वहाँ जेब से किसको निकाल के देती है? टैक्स के रूप में सरकार को टैक्स में जेब में से अपने ही निकाल के देती है। उस टैक्स से सरकारी स्कूलों को वेतन मिलता है। वहाँ 6 से 8,000 रुपया प्रति माह एक बच्चे पे खर्च आता है। जो हमारे बजट स्कूल है वहाँ पर अभिभावक को 500 से लेकर 1,000 रुपये प्रति माह देना होगा। तो बताइए सस्ता कौन पड़ा? हम तो उनसे 6ठे और 8वें 10वें हिस्से पर एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल की बात की जाए तो वहाँ बच्चों से फीस तो ली ही नहीं जाती है, और अगर ड्रेस की बात की जाए तो वो भी गवर्नमेंट ही देती है बच्चों को। तो इसमें बच्चों के ऊपर इतना खर्चा कैसे हुआ? देखिए गवर्नमेंट को कोई लक्ष्मी माता तो पैसे देती नहीं है ना, कि कहीं लक्ष्मी माता या गणेश जी या भोले शंकर जी कोई पैसे दे रहे हो। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो टैक्स के रूप में हम ही देते हैं। हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, हम वहाँ भी टैक्स देते हैं, और इधर प्राइवेट स्कूल में भी फीस। तो हमारे पे दोहरी मार हो रही है। मैं तो इवन ये मांग करता हूँ कि सरकार हर अभिभावक को 5,000 रुपया प्रति माह जो है, जो उनसे टैक्स कलेक्ट करती है और एजुकेशन पे खर्च करती है, वो हर अभिभावक को डीबीटी के रूप में दे दे। फिर देखिए किसी का कोई खर्च ही नहीं होगा। सरकारी स्कूल वाला भी फ्री, बजट स्कूल वाला फ्री। फिर आप ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कि वहाँ तो पैसे देने नहीं पड़ते, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी मांग है कि हर बच्चे को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 5,000 रुपये, ये उसका हक है, क्योंकि उसके माता पिता ने वो टैक्स दिया हुआ है। इवन जब बच्चे पेंसिल खरीदते हैं 12% GST देते हैं। कहा लिखने के लिए जब कापी खरीदते हैं उस पर GST देते, बच्चे भी टैक्स दे रहे हैं। तो उनका अधिकार बनता है जो टैक्स दिया है भाई, उसके बदले में शिक्षा के नाम पे ही तो टैक्स लिया गया है ना उनसे। पेंसिल, कलर, कॉपी सभी में आप चेक कर लीजिए। जब वो टैक्स दे रहे हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो पैसे ले सके? उनको 5,000 रुपये सरकार दे। और ये जो झगड़ा अभिभावक और स्कूलों के बीच में कराया जा रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये दो एक बिल्ली जो जैसे झगड़े में कभी रोटी इधर कभी उधर बंदर खा जाता है, वो वाली बंदर बांट जो है बंद हो जाएगी, और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा भी मिलेगी। और ये बहुत छोटे छोटे स्कूल है, कोई बड़े स्कूल नहीं है, ये बहुत बजट स्कूल वाले हैं। कम फीस में, कम फीस के अंदर ये पढ़ाते हैं और ये अपना काम चला रहे हैं। हर वर्ष की ये समस्या चली हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इसका निदान परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन होगा तभी इसका हल हो सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अगर बात की जाए तो फीस का अब तो बहुत कम होता है कि 500 फीस लेते हैं या फिर 1,000 फीस पर मंथ लेते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा होती है। फीस ज़्यादा नहीं है, ये वो स्कूल है जिनकी फीस बहुत ही
नॉमिनल है, ये बड़े स्कूल नहीं है। ये बहुत छोटे ये बजट वाले स्कूल बजट हैं, स्कूल ये वाले बहुत छोटे बजट, और फीस तो लेना भी पड़ेगा क्योंकि जो सरकारी टीचर्स होते हैं उनकी तो तनख्वाह सरकार दे देती है। अब प्राइवेट स्कूल वालों की टीचर्स की तनख्वाह कौन देगा? वो तो स्कूल रनर्स को ही देनी पड़ेगी, इसलिए फीस का तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा। थैंक यू। तो ये अभी आपने सुना कि फीस का अगर बात की जाए तो उनको सब देखना पड़ता है, बच्चों को तो फीस देनी पड़ती है, लेकिन फ़ीस बहुत मामूली है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है क्योंकि उन्हें टीचर्स का भी देखना है, फिर उसमें वो बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज मुख्यमंत्री के नाम यहाँ ज्ञापन दिया गया है भूमि की मांगों को लेकर? मैं मास्टर रमेश गिल, जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन करनाल की ओर से आज ज्ञापन सौंपा गया है उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए। देखिए, जिस प्रकार से क्या है कि हर साल लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 5000 स्कूल ऐसे हैं जिनको सरकार के पास उन्होंने टेम्परेरी मान्यता ले रखी है और सरकार हर वर्ष उनको 1 साल की एक्सटेंशन देती थी, लेकिन इस साल उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। तो आज उसी को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया कि उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए और भविष्य में क्या है कि जो नियमों का सरलीकरण करके ऐसे स्कूलों को परमानेंट मान्यता दी जाए ताकि हर प्रकार की इस प्रकार की परिस्थिति पैदा ना हो। तो क्या लगता है आपको, जो आपने आज ये ज्ञापन दिया, तो आगे की जो नीति है वह क्या रहने वाली है? क्या लगता है कि सरकार का फैसला बदलेगा? निश्चित रूप से क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ही उदार दिल के हैं। अगर समस्या एक आदमी की आती है तो वो उसी प्रकार से सभी के लिए उस समस्या पे मंथन करते हैं, उसके संज्ञान में होता है और हमें उम्मीद और आस्था भी है कि आज के संज्ञान में उनके संज्ञान में है और जल्द ही, क्योंकि वो एक भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहते और लाखों जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य खराब नहीं होगा। उम्मीद है कि 1 साल की एक्सटेंशन भी देंगे और नियमों में सरलीकरण करके इन 5000 के करीब स्कूल हैं इनको मान्यता भी देने का काम करेंगे, ऐसे हमारा विश्वास भी है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदस्य जिन्होंने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है और पूरी उम्मीद भी जताई है कि वह इनकी मांगों को जरूर सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है, किसी एक का सवाल नहीं है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पढ़ लिख कर उन्हें आगे आना होता है। हर फील्ड में जो है कोई अलग अलग फील्ड में जाते हैं, उनसे ही जो है देश चलता है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं उमानसी अपने सहयोगी इंद्रजीत वर्मा के साथ हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।